आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दीपावली के बाद आज मिल रहे हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को? कैसे तमन्ना, बहुत दिन बाद दिखाई दी। अच्छा, मैं गाँव गया था। ठीक। और आप लोग अच्छे दिवाली मनाए? रजनी, क्या क्या फटाखा फोड़ी? अनार दाना, सुरसुरी और बस। और इधर आप सूर्या? और बस। मिर्चा फटाखा नहीं पड़े कोई? ठीक, चलो। और लहसुन फटाखा कितने लोग पड़े हो? लहसुन फटाखा, पॉप जिसको वो कहते हैं। हाँ? और आजकल के टाइम में तो पिताजी को भी पॉप बोल देते हैं कई लोग। मजाक नहीं है, मैं देखा हूँ। पॉप जी सही बोलते तो हैं, सुने हो कि नहीं? हाँ, ऐसे। और मम्मी को मोम जी, ऐसे आजकल क्या नया नया मौज जी, ऐसे क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है भाई। आजकल के बच्चों का दिमाग खिसक गया है। ठीक है, सीधा से बोला करो, या पिताजी माताजी या बाबूजी ऐसा बोला करो, या मम्मी पापा बोलते हो तो मम्मी पापा ही बोलना। कैसा हो जाए? आप क्या बोलती हो? ठीक। आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक। क्या क्या पढ़ लिए थे हम? जो है क्या क्या हो गया था, बोलिए। कांच का, गुटके का, प्रकाश का अपवर्तन, ये लास्ट हुआ था। इसके बाद है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। आज हमारा जो टॉपिक हो क्या है? आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। कितने लोग तालाब गए हो? शौर्य तालाब गई है कभी घूमने? या कभी झरने वरने के पास जाना, झरना जहाँ पर आप चल सको ऐसे पानी पे। ठीक है, खुद सिक्का गिरा देना, सिक्का। और आप देखना कि वो सिक्का क्या रहता है, उठा हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में वो वहाँ जहाँ पर रहता है, वो वहाँ से उसके ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और हमको लगता है कि सिक्का यहाँ पर है। नहीं समझ मैंने क्या कहा? कई बार देखना तालाब में कुछ भी आप डाल देते हो, सिक्का विक्का, किसी भी एक कंटेनर ले लेना, उसमें आप जैसे एक पात्र लेना, ठीक है, उसमें आप पानी भर दीजिएगा और सिक्का डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो सिक्का है उठा हुआ दिखाई देता है अपनी वास्तविक स्थिति से। समझे कि नहीं? आप सभी को तो डेंसर मीडियम और विरल मीडियम आपको आता है, मतलब सघन माध्यम और विरल माध्यम पता है ना आप लोगों को क्या होता है? तो यहाँ पे एक्चुअल में सघन मतलब क्या होता है आपको बताया था। क्या होता है सघन मतलब? डेंसर मीडियम क्या होता है जानते हो? क्या होता है? जिसके अणु पास होते हैं। ठीक है, तो यदि जैसे आप जानते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम पढ़ रहे हैं कई प्रतिबिंब, मतलब कई वस्तुओं में ऐसा दिखता है कि जहां पर वो है एक्चुअल में वहां पर नहीं रहता है, उससे उठा हुआ दिखा, हमारा आभास होता है वो। उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब। तो इसका डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं कि जब प्रकाश का जब अपवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण? सघन माध्यम में स्थित। कहां पर स्थित? कोई वस्तु कहां पर स्थित है? सघन माध्यम में स्थित वस्तु को जब विरल माध्यम में देखने पर, ध्यान सुनिए क्वेश्चंस को, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो इसके डेफिनेशन ध्यान सुनिएगा। यह क्या प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। तो प्रकाश के अपवर्तन में जब क्या देखा जाता है, जब कोई वस्तु सघन माध्यम में है, किसमें है, और देखने वाला कहाँ है? विरल माध्यम में है। ठीक है, सघन माध्यम में स्थित वस्तु को जब विरल माध्यम से क्या किया जाता है, देखने पर वह वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नहीं समझे मैंने क्या कहा? यदि कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर मान लो एक सिक्का है, ये पानी है, क्या है ये? तो ये कौन सा मीडियम में है? ये सघन माध्यम में है। कौन सा मीडियम में है? डेंसर सघन मीडियम में है ना। और आप कहाँ से देख रहे हैं उसको? एयर से, मतलब यहाँ से मैं देख रहा हूँ पानी, तो वो जो सिक्का होता है अपने जो तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, बर्तन में नीचे में बैठा हुआ नहीं दिखाई देता। जब तू बैठा रहता है ना, आपको दिखता कैसे है? समझे कि नहीं? आ रहे हैं समझ में? यही है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। हमें इस प्रकार से वो क्या होता है, वो ऐसा आभास होता है। जब हम वस्तु को विरल से देखते हैं, कोई वस्तु सघन में होती है, तो हमें क्या दिखता है वहां? बताइए।
अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा, मतलब वास्तविक स्थिति जहां पर वस्तु है उसके नजदीक दिखाई देता है, मतलब उससे थोड़ा पास दिखाई देता है। फिर से समझाऊं, जब ध्यान सुनिएगा, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु सघन माध्यम में है और यदि आप उसको विरल माध्यम से देख रहे हैं, जब कोई वस्तु पानी में है और उसको आप कहाँ से देख रहे हो, हवा से देख रहे हो, यहाँ से एयर से देख रहे हो, इस प्रकार से जब आप उसे देख रहे हैं तो वस्तु जहाँ पर रहती है उससे वो अगर वस्तु दूर है तो वो दूर न दिखकर पास दिखाई देने लगती है। समझे? जैसे यहाँ पे वस्तु है, इस बर्तन में चिपक गया है, लेकिन ये दिखने के लिए कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर है जैसे दिखाई देगा। तो अपने वास्तविक स्थिति से जो है क्या दिखता है, वो उससे उठा हुआ या उससे पास दिखाई देता है। कहाँ से देखने पर? विरल से सघन में देखोगे तो। ये तो समझा, जब किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु सघन में है और उसको विरल से देखोगे तो वस्तु क्या दिखाई देती है, पास दिखाई देता है। ठीक है, और मान लो आप कोई वस्तु सघन आप देख रहे हो सघन से और वस्तु कहाँ है, विरल में है, तब क्या कंडीशन हो सकता है सर? तब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से दूर दिखाई देती है। और हाँ समझिएगा, दोनों का उल्टा समझिए। आप वस्तु को जब विरल से सघन में देख रहे हो तो वस्तु क्या है, पास दिखाई दे रहा है, मतलब जहां पर ये वस्तु है वहां पर नहीं रहकर उसके नजदीक दिखाई देता है। लेकिन जब कोई वस्तु सघन में है और उसे आप जब कोई वस्तु विरल में है, कहां पर है, और देखने वाला कहां पर है, सघन में, तो जब वो देखता है तो वस्तु कैसी दिखती है, अपनी वास्तविक स्थिति से और दूर दिखाई देती है। समझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तारे आप लोगों को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तारे आपको कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं कि तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, सूर्य हो या सूर्य आप बोल सकते हैं, या तारे क्या होते हैं अपनी वास्तविक स्थिति से दूर दिखाई देते हैं। ये सब इसी का कारण है। ठीक है, या आप 10वीं में आपका फेमस एग्जाम्पल ये है, किसी पानी में आप जो है किसी छड़ को डुबा देते हैं तो तिरछा दिखाई देता है, मुड़ जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा, या घरों में भी किए होंगे उसको। ठीक है, तो चलिए हम इसको कुछ कैलकुलेशन से समझते हैं, ऐसे तो नहीं, आपको डेरिवेशन बना के समझाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आपको जो समझाया समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। आ गया? ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, इसमें पानी है, क्या है ये चीज, और ये है एक सिक्का। क्या है ये? एक सिक्का है, ये तालाब का ये तल है, समझिए। ठीक है, प्रकाश की किरण आएगी और इस प्रकार से वापस उसी माध्यम में वो चली जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण देखो, ये कहाँ से आए हैं, विरल से सघन में है। अब ये दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई सघन से विरल में, और यहाँ पर हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा। तो आप जानते हैं कोई प्रकाश की किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ये दूर हट गया, हटा कि नहीं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणें आपस में मिल ही नहीं रही हैं। ध्यान समझेंगे, आपको समझ में आएगा। नहीं आया क्या यहाँ तक? नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा तो इधर बैठ जाते ना बेटा। ये है तालाब, तालाब बोलता, ये पानी है, समझे, या किसी पात्र में आप पानी को ले या जो भी आप समझ लें, और यहाँ पर एक सिक्का को रखा गया, प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुआ तो उसी माध्यम में वापस लौट गया। दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया, अभिलंब खींचा, तो आप जानते हैं सघन से जब विरल में जाते हैं तो क्या होता है, अभिलंब से नॉर्मल से दूर हट जाता है। वो डेंसर से विरल में जाता है तो क्या होता है, उससे दूर हट जाता है। तो यहाँ पे ये प्रकाश की किरण मिल ही नहीं रही है। मिल रहे हैं क्या, बताइए? नहीं मिल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये लंब खींचे है ना ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पीछे खिसका देते हैं। इन प्रकाश की किरणों को हम क्या कर दिए, पीछे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ये काट रहे हैं। ये पॉइंट हमने ए ले लिया, इस पॉइंट को हमने बी माना, ठीक है, और यहाँ पर काट रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, ये वस्तु है ओ, और यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गया। यहाँ से लेकर इस वस्तु तक की दूरी को हमने एच माना, ए से लेकर आई तक की दूरी को हमने एच डेश माना। ये प्रतिबिंब की दूरी है, समझे कि नहीं? Yes, sir.
नहीं समझे? भूमिका ए से आई तक के डिस्टेंस को एच आई माना, प्रति इमेज बना है। यहाँ पे इमेज कैसे बना, इसको पीछे खींचने पर, और ए से लेकर इस ओ तक की दूरी को हमने एच माना है। समझे कि नहीं शौर्या? कोई दिक्कत? यस सर। इधर किसको समझ में नहीं है बताइए? अजय आप बोलिए। आ गया सबको? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी किरण थी? ये आपतित किरण थी। तो ये आपतन कोण आई और ये आर। यहाँ पर एकांतर कोण के कारण ये भी ग्रेन एंगल के कारण क्या होगा? ये भी आई होगा। ये आर है तो ये भी, ये कोण कौन सा होगा? आर। समझे कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ। आप हमेशा जानते हैं यदि थीटा बहुत छोटा होता है, आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, साइन थीटा, ठीक है, अगर थीटा बहुत छोटा है या साइन छोटा है तो थीटा की क्या हो जाता है वहाँ, यदि कोण छोटा है तो क्या हो जाता है? हाँ बताइए, ये सब जानते हो ना? पता ही नहीं, यदि कोण अत्यंत छोटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। आपको पता होगा, मैंने कई बार पढ़ाया इसको और ये बहुत आगे काम भी आएगा, यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, यहाँ पे लिख थोड़ी दो कि O से A तक की दूरी h है और A से या I से A तक की दूरी क्या है? h है। ये याद रखिएगा। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक जो बोला हूँ इसको आप लोग लिख लोगे। जो बोला जाता है उसको आप लोग अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है आप लोग को। और यहाँ पे बोला हूँ कि यदि थीटा, यदि कोण अत्यंत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप जानते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस होता है। क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। ठीक है, ये तो जानते हो, पढ़े होंगे ना? एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और अभी मैंने कहा, ठीक है, कि ये क्या है? आर और आई क्या है? अत्यंत छोटे कोण है। तो छोटे हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? उसके लिए आर्क हो जाएगा, ये चाप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये चाप हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, ये क्या है? जैसे आप लोग नवचंद्रक पढ़े हो, मेनिस्कस नहीं पढ़े हैं आप लोग? कक्षा 11th में नवचंद्रक, पानी की जो बूंदें होती हैं, द्रव होती हैं, वो इस प्रकार से जो है एक आकार का बनाते हैं करके आपको पढ़ाया गया था। पढ़ाई में ध्यान रहेगा तब तो। क्यों जी, याद नहीं है क्या? तो वहां पर वो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा उसका? बताइए, चाप हो जाएगा, क्योंकि कोण क्या है? छोटे हैं। ठीक है, या द्रव की बूंदे से आप उस प्रकार से समझ सकते हैं मेनिस्कस से। तो आई के लिए हम निकालते हैं, किसके लिए? आई, ये भी एक कोण है ना, ये एंगल है, तो इसके लिए चाप क्या होगा? ए बी होगा, और इसकी त्रिज्या क्या होगा? ए ओ या ओ ए। ठीक है, ये इसका क्या होगा? त्रिज्या, और ये क्या होगी? इसका चाप। आगे देखिए, आई और ये ए बी और ओ ए का मान क्या दिया है? एच। ये यहाँ से किसी को दिक्कत तो बोलिए, किसी को भी नहीं ना? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। पुनः इसी प्रकार हम देखते हैं। शौर्या, यहाँ पर एक और कोड दिखाई दे रहा है, कौन सा? आर। ठीक है, सोचना पड़ रहा है जी। ठीक है, आर बोलो ना, आर है सर करके। आर बराबर भी क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या। तो इसके लिए भी ये चाप होगा, सामने वाला उसका चाप होगा, और ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या। तो ए बी बटे ए आई। ठीक है, आर बराबर ए बी का ए बी और ए आई का मान क्या है यहाँ पे? एच रेस। इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 और 2 का भाग करने पर आप पूरा लिखिएगा, ये नहीं कि सर ऐसे किए तो ऐसे कर दिए। ठीक है, समझ गए? भाग करोगे तो क्या होगा? ए बी से ए बी कट जाएगा। चलो लिख दे रहा हूँ एक बार, आई बटे आर, और ये होगा ए बी बटे एच, और ये होगा ए बी बटे एच रेस। तो ये कैंसिल होगा, ये ऊपर चल देगा, जाएगा ना? तो ये एच रेस बाई एच होगा ना? ये एच ऊपर चल देगा, एच रेस।
और आप जानते हैं यदि कोई कोण बहुत अत्यंत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के क्या होता है, बराबर होगा। तो साइन थीटा ये हो गया साइन आर। समझे कि नहीं? यदि कोई कोण क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है तो जो थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, या साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर। और आप जानते हैं स्नेल के नियम से ये क्या है, ये म्यू है, जिसको म्यू, और ये हो गया एच डेज बाई एच। और हम किस में से गए हैं, आई और आर। ठीक है, हम किस में से गए हैं, ये आई। तो वाटर एयर रहेगी कि एयर वाटर रहेगा, बताइए। आई बाई आर है, क्या लिखोगे? एयर से वाटर। बोलिए साहू जी, आप बोलिए। वेरी गुड, वाटर से एयर। ठीक है, क्या है यही इसके लिए क्या है, छोटा सा कैलकुलेशन है। वाटर से, ये देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया है, ठीक है, प्रतिबिंब इधर खींचा गया है, तो इसीलिए जो है वाटर से एयर बना है। ठीक है, आप समझ गए? वेरी गुड। ऐसे बच्चों को समझदार होने चाहिए, तुरंत फट फट समझ जाने चाहिए। तो इसको क्या बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में लिखेंगे तो ये वाटर बोलता हूँ, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल्स टू आभासी प्रतिबिंब बटे वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? या इसका आप उल्टा कर दीजिए, क्या कर दें, उल्टा कर दें। यदि आप इसको उत्क्रमणीयता का सिद्धांत से जानते हैं, 1/W म्यू ए कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये h/s बेस होगा। और आप जानते हैं 1/, ये क्या होता है, ये उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये क्या होगा, ये a म्यू W होगा, h बाई h जी क्यों आएगा, जी कितना W हो रही थी a म्यू। अरे आपने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत से देखा है 1/W म्यू a को हम क्या लिखते हैं, a म्यू W। पुराना लेक्चर अच्छे से समझे तो ये जैसा वैसा आप लिख देते हैं इसको फिर। ठीक, समझे कि नहीं? ये है ये क्या है, तो ये वाटर का है, वाटर का अपवर्तनांक निकाले हैं। देखो यहाँ पर हम एयर का अपवर्तनांक निकाले हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर वाटर का जो है अपवर्तनांक निकाला गया है एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एच बाई एच डेज। समझे कि नहीं? इसको आप कैसे लिख सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब बटे आभासी प्रतिबिंब। समझ में आया? इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये भी क्या है, अगर जैसा आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा आप उस हिसाब से बनाएंगे, या पूरा यहाँ तक बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं? ठीक है, ठीक है। ये सघन माध्यम से विरल, विरल से सघन। ठीक है, आ रहे समझ में? ये सघन से विरल, विरल से सघन। ठीक है, क्योंकि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों एग्जांपल्स में आते हैं। तो क्या बोल सकते हो आप, यदि कोई वस्तु सघन में हो, ध्यान सुनेंगे, यदि कोई वस्तु क्या हो और देखने वाला विरल में हो, ध्यान सुनेंगे, यदि कोई वस्तु किस में हो, यदि कोई वस्तु सघन में हो और देखने वाला विरल में हो, तो वस्तु पास दिखाई देता है। वस्तु कैसा दिखाई देता है, पास दिखाई देता है। और यदि, ठीक है, देखने वाला किस में हो, सघन में हो, देखने वाला किधर हो, सघन में हो, और वस्तु कहाँ हो, विरल में हो, तो वह क्या होता है, वह बोलिए अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा दूर दिखाई देता है। थोड़ा सा ना, ज्यादा दूर नहीं, ठीक है, थोड़ा सा दूर ऐसे। ठीक है, इसको नोट करें। इसके एग्जाम्पल पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर एक साथ नोट करना। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो छड़ होते हैं उसको पानी में डालते हो, जैसे ध्यान दे दीजिएगा भूमिका, जैसे ये क्या है, ये इसमें आप पानी, तो ये पानी है, ठीक है, ये छड़ को ऐसे डुबो है, तो जहाँ से ये डूबा है ये छड़, इसके इधर ये ऐसे दिखाई देता है, मुड़ा हुआ देता है कि नहीं? तो इसके एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं कि पानी में डूबा हुआ छड़ जो है मुड़ा हुआ दिखाई देता है। वो मुड़ा नहीं रहता है, वैसी प्रतीत होता है। समझे कि नहीं? जो सूर्य होते हैं, जो सूर्य और तारे होते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति से, कौन, सूर्य और तारे अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा क्या होते हैं, ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? ये मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? हाँ तो बताओ ना कौन। देखो ये छड़ किसमें है, विरल माध्यम में, ये सघन माध्यम में, और जो विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, पास दिखाई देता है कि दूर?
बताओ आप लोग को नहीं समझ आ रहा है क्या? कंफ्यूज हो रहे हो? चलो फिर सुनो, यदि वस्तु सघन में होगा, किसमें होगा? और वस्तु सघन में होगा, जैसे यहाँ पर ये सिक्का सघन में है और देखने वाला कहाँ है? विरल में है, तो उसमें वस्तु पास दिखाई देगा। ठीक है, अब बताओ इसमें जो है, इसमें पास दिखाई देगा कि दूर दिखाई देगा? बताओ जी। सर इसमें तो सिक्का पूरा डूब गया इसलिए दिखाई, मैं तुम लोग का दिमाग में जान रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए साहब जी, ये ठीक है, आ रहा है समझ में? ये सही बोले लड़की, और नहीं आप भी सही बोले हैं, ठीक है, आप भी सही बोले हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देखे हैं कि जो सूर्य होते हैं या जो तारे होते हैं अपनी वास्तविक से थोड़ा दूर हटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं, पृथ्वी से देख रहे हैं, यहाँ से मैं सूरज को देख रहा हूँ, सूरज या सूर्य, ठीक है, सन को। तो होता क्या है, बहुत सारे यहाँ इसका जो डेंसिटी होता है, अपूर्णांक होता है, वो ज्यादा होता है। सर ज्यादा क्यों? यहाँ पर गैस के बहुत सारे अणु हैं कि नहीं? और मैं यहाँ से जब उसको देखता हूँ सूर्य को या तारे, सूर्य को तो देख नहीं सकता है, टकाटक जो है मान ले, ठीक है, देख लिया, ठीक है, तो क्या होता है, अपनी वास्तविक किसी थोड़ा सा दूर दिखाई देती है। तारे भी वैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक प्रश्न पूछते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? या तारे चमकदार होते हैं, ग्रह नहीं, ऐसा क्यों? ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब बुक में मत देखना, बुक में तो आंसर दिया हुआ है उसका, अपने से आप लोग खोज के लाइएगा एक बार, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर, एग्जाम्पल समझ में आया? आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, आपके बुक में उसको मिल भी गया, देख लो उस क्वेश्चन का आंसर। नहीं जी, मिला कि नहीं? देख लो उसका आंसर भी मिल गया। चलो उत्तर दो तो। अच्छा, अभी पढ़े नहीं थे, ठीक है, चलो ठीक। बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप कम से कम 3 एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नोट करो इसको। अगला है हमारा क्रांति कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये भी पढ़े हो आप लोग बचपन में, 10वीं क्लास में पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? चलो देखो, तो डेफिनेशन पता है शौर्या? अच्छा, कुछ कहना चाहते? देखिए, क्रांति कोण क्या होता है, मान लीजिए क्या है, ये प्रकाश, ये सॉरी एक मिनट ना, ये ध्यान समझेंगे ना। क्रांति कोण, जब आप जानते हैं प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें जाता है? विरल में। इसमें कंडीशन ही है ना, ठीक है, इसमें रूल है सघन से विरल में जाएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और यहाँ पर हम क्या खींचते हैं? अविलंब खींचते हैं, तो क्या होता है जब सघन से कोई भी किरणें विरल में जाती है तो आप बोलिए दूर हटने लगती है, तो इस प्रकार से दूर हट जाएगा। तो ये क्या है? ये आपतन कोण है, और ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। समझे कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को, ठीक है, किसको? ये जो आपतित किरणें हैं, ठीक है, जो आपतित किरणें हैं इसके मान को इतना बढ़ा दें, ठीक है, ये क्या हो जाए, जो अपवर्तन कोण है ये एक समय, तो अगर हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे, आपतित किरणों को अब हम बढ़ाते जाएंगे तो ये भी और इधर दूर होते जाएगा, ऐसे करके होते, इसको और बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 90 डिग्री की बराबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यही है क्रांतिक कोण, समझे कि नहीं? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश, ये रटने की जरूरत नहीं है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तब वो अभिलंब से दूर हट जाता है। यदि हम आपतित किरणें के मान को इतना बढ़ा दें कि अपवर्तित किरण 90 अंश के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसे IC से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो कठिन है? समझे आप? ठीक है, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए, बोलिए जी। आदर्श आप बोले। कुछ भी दिक्कत होगा तो नहीं ना? चलो तो छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। ये समझिए ग्लास है, क्या है ये? ग्लास। और ये क्या है? एयर है। तो G म्यू A और साइन I बाई साइन R,
ठीक है, ये आप जानते हैं प्रकाश की किरण कहाँ से ग्लास एयर में जा रहा है, ये है इसका आपतन और आपतन कोण, ये क्या है इसका अपवर्तन कोण। तो जी म्यू ए साइन आई बाई साइन, और आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब आर मतलब क्या है यहाँ पे अपवर्तित, ये क्या है, ये अपवर्तन कोण है ना, तो ये अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर हो जाए, तब ये जो ये क्या आपतन कोण ना कहलाकर क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। समझे, यदि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो आपतन कोण ना कहलाकर क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। समझे कि नहीं। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है साइन आई सी, ये इसके लिए सूत्र है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप जानते हैं, यदि हम इसको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या होगा, ये ए म्यू जी होगा और ये होगा ये कॉसेक सी हो जाएगा। फिर ये साइन का उल्टा कॉस नहीं होगा, कॉसेक नहीं होगा। इसको कैसे किया समझे जी सर। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन को हम 1 बाई कॉसेक लिखते हैं कि नहीं, तो ये इसको लिख दिया 1 बाई कॉस, मतलब कॉस। यहाँ पर इसका जब हम रेसिप्रोकल कर दिए तो साइन का हम क्या लिख देते हैं, कॉसेक लिखते हैं। ये आप सभी को पता है कि नहीं। तो अब ए म्यू जी बराबर कॉसेक आई सी, ये इसके लिए क्या ये सूत्र है। और इसी के बेस पर हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको नोट करो इसको, ठीक। यहाँ तक किसी कोई समस्या, नो सर। लिख लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं, इसी के बेस पर हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको मिटा रहा हूँ इस साइड को, ठीक है। तो समझ गए ना कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, समझ गए। अविलंब से दूर हट जाता है तो हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दें तो अपवर्तित किरण क्या हो जाए, उसके 90 अंश के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं, इसी के बेस पर हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बड़े ध्यान से देखेंगे, सेम है दोनों, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। भूलोगे क्या इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए आपने अभी देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, विलंब खींचने से वहां दूर हटने लगता है। ध्यान सुनिएगा ना, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से क्या होने लगता है, वह दूर हटने लगता है। यदि आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश के बराबर हो जाए, ठीक है ना डेफिनेशन, कि अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश के बराबर हो जाए। तो मान लो हम यहाँ, उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। मान लो हम आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, मतलब क्रांतिक कोण से भी अधिक कर देंगे, ये क्या है, आपतन कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो ये 90 अंश से अब नीचे आएगा। तो ये कुछ, ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब वो अपवर्तन न होकर क्या हो गया, बेसिक बेस पर यहाँ पर परावर्तन लिखा है। क्या लिखा है, समझे कि नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे ना। देखो यदि आप जानते हैं सघन से विरल में जाकर अभिलंब से दूर हटता है, तो प्रकाश की किरण को क्या करें आप, आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाएं तो 90 अंश के बराबर हो जाए, वो तो क्रांति कोण था। यदि अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश के बराबर हो जाए तो अब क्या है, वह क्रांति कोण। अब मान लो आपतन कोण के मान को और बढ़ा दो तो भाई 90 से तो और ज्यादा होगा कि नहीं हो, तो वो अब यहाँ 90 हो गया तो इधर खिसकेगा कि नहीं हो। तो अब इसका डेफिनेशन क्या हो गया, ध्यान समझेंगे। यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यदि हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दें कि क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाए, आपतन कोण के मान को इतना अधिक बढ़ाया जाए कि वह क्या हो जाए, क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाए, तो वो प्रकाश की किरणें अपवर्तन न होकर उसका क्या हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और वह प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये जो सतह है ये दर्पण की भांति कार्य करता है। समझे कि नहीं, नहीं समझे, बराबर, बराबर जी।
यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, आप सभी जानते हैं। यदि आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दिया जाए, आप फिगर देख के समझिए, यदि आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दिया जाए कि उसका मान क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तित न होकर परावर्तित हो जाती है और प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आई रहती हैं वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और उसका जो पृष्ठ है दर्पण की भांति क्या करता है, व्यवहार करने लगता है, चमकने लगता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, क्रांतिक कोण से भी यदि आपतन कोण का मान को बढ़ा दिया जाए तो क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। समझे कि नहीं, समझे जी। इसको जो है, इस पर बेस हम बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक बताइए, किसी कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, फिर इसके एग्जाम्पल्स बताएंगे। किसी कुछ प्रॉब्लम? नो सर। तो पहला इसका उदाहरण हम देखते हैं, हीरे का चमकना। हीरा देखे हो, नहीं देखे होगे, पिक्चर में देखे होगे। हीरे का चमकना, हीरा शाइनिंग करता है कि नहीं, दर्पण भी शाइनिंग करता है। तो दर्पण और हीरा दोनों का मोल देखो, एक कितना महंगा होता है और एक कितना सस्ता होता है। दर्पण क्या है, 10 रुपये 5 रुपये में आ जाता है, छोटा वाला नहीं आओगे 5 रुपये में, 5 10 15 20 में। और हीरा, हीरे की मोल, हाँ? हीरे का क्रांतिक कोण होता है 24 से अधिक, समझिए 24 से अधिक, इसका जो एंगल 24 एंगल से अधिक। हीरे का क्रांतिक कोण क्या है, 24 से अधिक, और इसका अपवर्तनांक होता है 2.4। याद रखिएगा 2.42 बोल देते हैं कई लोग, ठीक है, आप 2.4 लेके चलिए। हीरे का चमकना क्यों चमकता है, तो इसका क्रांतिक कोण मान लीजिए 24 से अधिक है, ठीक है, मान लो 24, पॉइंट को छोड़ दो, और इसका अपवर्तनांक क्या है 2.4। तो हीरा क्यों चमकता है, तो हीरे का चमकने का कारण यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हीरा बनाना नहीं आता, लेकिन समझो ये हीरा है, मान लो, ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से क्या हुआ, आपतित हुआ, एक प्रकाश की किरण, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे अभिलंब खींच दिया। हीरे का चमकने का कारण या हीरा इतना महंगा होने का कारण सिर्फ यही है कि उसका क्रांतिक कोण 24 है, और कोई बड़ा रीजन नहीं। याद रखिए हीरा इतना महंगा क्यों है, यदि हीरा जो है 49-50 होता तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है, आ रहे समझ में। वो जो है 24 इसका क्रिटिकल एंगल होने के कारण ही क्या है, हीरा इतना महंगा है। और हीरा अगर ये उतना नहीं होता तो वो भी एक साधारण सा क्या होता, वो दर्पण होता। हीरे का क्रांतिक कोण 24 है, इसीलिए जो है वो क्या है, वो इतना चमकता है, नहीं तो साधारण सा क्या होता, वो भी एक दर्पण होता। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, तो जब हम अभिलंब खींचते हैं तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अभिलंब से। और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में जानते हैं कि उसका मान 24 से भी क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाए उसका मान, तो आपतन कोण का मान क्या हो जाए, यहाँ पर अधिक हो जाए, तो हो जाता है। तो जो जोहरी होता है ना, उसको इस प्रकार से तराशता है, किसको, हीरे को इस प्रकार से तराशता है कि वो अंदर ही अंदर में क्या कर लेता है, वह उसको प्रावर्तित करता है। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से प्रावर्तित हो गया, फिर यहाँ पर उसने अभिलंब खींच दिया तो ये इस प्रकार से प्रावर्तित हो गया, ठीक है, यहाँ पर अभिलंब खींचा तो ऐसे प्रावर्तित हो गया। इस प्रकार से वो अपने में ही क्या होता है, वहाँ एक प्रकाश किरण अंदर में ही वो बार बार प्रावर्तित होता है, बार बार उसका प्रावर्तन होने लगता है। समझे कि नहीं, नहीं समझ आया, नहीं क्या नहीं समझे, बोलो बोलो ना जी, फिर से समझा रहा हूँ। हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा का क्रांतिक कोण जो है 24 होने के कारण ही वो चमकता है, ठीक है, आ रहे समझ में। तो इसका क्रांतिक कोण 24.41 होने के कारण ये क्या होता है, इसके आपतन कोण क्या होता है, उसका आपतन कोण उसके क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, यदि बढ़ा दिया जाए,
तो उसका आपतन कोण क्या, हीरा जो जौहरी होता है इस प्रकार से उसको तराशता है। मैं बोल रहा हूँ कि उसके आपतन कोण को इतना बढ़ा देता है, ठीक है, कि वो उसी में उसकी प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, वहाँ परावर्तित हो जाती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण है ये सभी हीरे का चमकना। क्यों चमकता है? तो उसके क्रांति कोण के मान को इतना अधिक बढ़ा दिया जाता है कि वह क्या होता है, उसी में वहाँ बोलिए परावर्तित होते रहता है। उसी में क्या होने लगता है, वहाँ परावर्तित होने लगता है, परावर्तित, और वो एक प्रकार से किरणें समझो उसमें पूरा कैद हो जाता है और अनंत बार उसमें परावर्तित होने लगता है। अनंत बार, थोड़ा मोड़ा नहीं, समझे कि नहीं? अनंत बार वह क्या होता है, उसमें फिर आएगा, फिर टकराएगा। इसीलिए इतना शाइनिंग, जहां जहां पर वो जो है विलंब खिंचाया है वहां पर क्या होगा, वहां चमकने लगता है। इसीलिए हीरा इतना चमकता है, समझे कि नहीं? एक आप देखे होंगे शीशा भी चमकता है। नहीं, कोई शीशा को तोड़ दो तो किसी का वो चमकता है जहां पर टूटा हुआ रहता है। ठीक है, आ रहे समझ में? देखो कई बार आप देखे होंगे कई कांच के ऐसे जो है आर्टिफिशियल डिजाइन बनाते हैं जो क्या होते हैं, वो हीरे की तरह दिखते हैं और चमकते हैं, क्योंकि उसको भी उसी प्रकार से क्या किया जाता है, उसको बनाया गया रहता है। आ रहा है समझ में? लेकिन एक बात याद रखेंगे, हीरे को चमकने के लिए या हीरे के लिए एक प्रकाश की किरणें जरूरी है। बहुत सारे प्रकाश की किरणें आएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक प्रकाश की किरणें से ही वो चमक सकता है। लेकिन दर्पण, जो कांच होता है, जो दर्पण होता है, उसके लिए जो है कई प्रकाश की किरणें लगेगी, 2 4 बहुत सारी। समझे कि नहीं आप बात को? नहीं समझे? अगर मान लो दर्पण पर एक प्रकाश की किरणें पड़ेंगी किसी बिंदु पर, तो एक ही पॉइंट उसका वो होगा, चमकेगा। अनंत प्रकाश की किरणें या कई प्रकाश की किरणें आएंगी तभी तो चमकेगा ना इसकी तरह, नहीं तो कहाँ चमकेगा वो। समझे कि नहीं? नहीं समझे? दर्पण को चमकने के लिए बहुत सारे प्रकाश की किरणें चाहिए, और हीरे को चमकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रकाश की किरणें काफी है। ठीक है, उसके लिए ज्यादा प्रकाश की किरणें की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ गया ना? इसको मिटा दो। दूसरा इसका एग्जांपल है मिराज। सुने हो नाम? जिसको हिंदी में मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका। रेगिस्तान में क्या होता है, कई बार जो है कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि आगे क्या है, पानी है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास जाने पर वहां पर पानी नहीं रहता। उसको ऐसा भ्रम क्यों होता है भाई? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जैसे मैं यहाँ पे पेड़ मैं बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ये समझिए एक पेड़ है, ये रेगिस्तान में ऐसे ही पेड़ रहता है, समझो। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऊंट में बैठा है या घोड़े पे बैठा, वो देख रहा है, वो ऑब्जर्वर, ये ऊंट है समझो, ये जो भी ठीक है, या देख लीजिए, आप बना लीजिएगा वो। ठीक है, मैं ऊंट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये ऊंट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ऊंट पे बैठा कोई व्यक्ति ना, ऊंट नहीं दे बोल रहा हूँ, ऊंट पर बैठा कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, देखेगा। तो दूर जब वो देखेगा तब क्या होगा, ये है, ये देखिए, ये रेत है, और आप जानते हैं रेत गर्म रहता है, दिन में नहीं रहेगा यार गर्म, रात में तो ठंडा हो जाता है, वो अलग बात है। कई लोग बोलेंगे सर ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, विरल माध्यम है। क्या है ये? विरल है। और ये क्या है, प्रकाश की किरणें हैं, इधर इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, वो सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से इधर, जब कोई प्रकाश की किरणें सघन से विरल में आती है, और आप जानते हैं हम यहाँ पर क्या खींचे, अभिलंब खींचे, तो क्या होता है, वहाँ दूर हट जाती है, फिर अभिलंब खींचेंगे, फिर दूर हट जाता है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आती हैं। आप सभी जानते हैं, कोई प्रकाश की किरणें सघन से विरल में आता है तो दूर हट के आता है कि नहीं? आता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ध्यान समझेंगे। अब ऑब्जर्वर क्या करता है उसको, अब इसके कारण यहाँ पर ये क्या होगा, इसे ये उसको लगेगा कि यहाँ पे ये इससे परावर्तन होने लगेगा इससे। ठीक है, ध्यान समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है और हम यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं, तो क्या होता है, वह उससे दूर हटने लगता है। तो यहाँ पर उसको वो क्या हो जाएगा, इससे वो परावर्तित हो जाएगा, वो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, इसी माध्यम में चला जाएगा ना, वो परावर्तन हो जाएगा, वो प्रकाश की किरणें। नहीं समझे?
प्रकाश की किरणें आए तो परावर्तन तो हो गया ना फिर वो, ठीक है, वो दूर हट गया, अभिलंब खींचे तो दूर हट गया। ये देखने वाला है, ऊँट नहीं ना, उसके ऊपर में बैठा हुआ, वो देख रहा है प्रकाश की किरणें सघन से विरल में आ रहा है। तो जब अभिलंब वहां पर वो खींचता नहीं है, इसको समझाने के लिए बताया जा रहा है। कई लोग की बुद्धि में ऐसी काम कर रहा होगा, ऊँट में बैठा है, कोई खींच रहा होगा अभिलंब। अरे वो समझाने के लिए आपको राइटर इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। वैसे लोगों को आभास क्यों होता है, तो आभास से होता है प्रकाश की किरण सघन से विरल में जब आती है तो दूर हटती है, आप सभी जानते हैं। फिर ये क्या हो जाता है, परावर्तन होता है, तो उसी माध्यम में चला जाता है। अब इसको हम पीछे लें, यदि इन जो किरणों को क्या लें, हम पीछे लें, तो इस पॉइंट पर क्या बनता है, वहां आपस में मिल रहे हैं। तो जब इसको हम पीछे कर दें इस तरीके से, तो ये भी क्या है, इस प्रकार से उसका इमेज बन गया। बना कि नहीं, ये देखो बना ना इमेज उसका। तो जैसा ये है वैसे ये दिख रहा है, और लोगों को पता है कि इमेज कहाँ पर बनता है, पानी में बनता है। ऊंट पर या घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति को लगता है कि आगे प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब वहां पर क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है निक्की, पानी पे बनेगा। तो इसीलिए उसको इस प्रकार का आभास होता है, और वहां पर हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, धोखा हो जाता है उसको। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से ये है मरीचिका, ठीक है। आप लोग को भी धोखा हो जाता है कई बार, आप जो है बाइक पे रहते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कहीं पे पानी दिख रहा है बहुत ज्यादा, और पानी रहता ही नहीं है वहां पे, देखे हो कि नहीं? बहुत सारे इसके, हाँ बोलो, हाँ गर्मी के मौसम में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लेंगे। मैं इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आते हैं, वो डेरिवेशन से बनेगा, और उसको बता रहे हैं मछली का दृष्टि क्षेत्र। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये दोनों तो हैं, हीरा और मरीचिका। एक और है जो है मछली की आंख वाला, ठीक है, मछली का दृष्टि क्षेत्र, नोट करें, मछली का दृष्टि क्षेत्र। मछली देखी है भूमिका, खाई भी होगी, कैसा लगा? बेकार लगा मछली, तो क्यों खाते हैं? अच्छा पहले खाते थे, ठीक ठीक। चलिए देखते हैं हम मछली का दृष्टि क्षेत्र। तो देखिए ये तालाब है, समझिए पानी है, कत्तल है, यहाँ पे मछली है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मछली की आंख है ना, क्या है मछली का आंख, ठीक है। ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये बी है, और ये इस तल से इसकी ऊंचाई है, हमने इसको एच माना, इसको हमने ओ पॉइंट माना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने आर लिया, और यहाँ तक की दूरी भी हमने क्या लिया। इस पॉइंट से प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ पर आपतित होगी, और यहाँ पर भी, ठीक है। ध्यान, यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित हुआ। ये जो है यहाँ पे 49 डिग्री का एंगल बनाया है, कितने का? 49 डिग्री प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुआ, और यहाँ पर ये कितना 49 डिग्री, ठीक है। अब अंदर से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर तो अपवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश ये सघन से विरल में जाते हैं तो क्या होता है पता है आप लोग को, बताइए? दूर हट जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और आप समझिएगा, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, अंदर से क्या हो रहा है, स्पेस प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तन हो जाएगा इस साइड की, क्योंकि 49 से अधिक बन रहा है। ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे ये मछली की आंख है, ठीक है, और ये एच दूरी पर है, ठीक है, ये तालाब की तली है, ये उसकी डेप्थ है, समझिए, ठीक है ना। यहाँ ए पॉइंट से किरण आई, यहाँ पर भी बी पॉइंट से किरण आई, और कितने डिग्री के एंगल बन रहा है यहाँ पे, 49 डिग्री का। कहने का मतलब ये होता है कि जो मछली होती है 49 डिग्री लेफ्ट और 49 डिग्री राइट किसी भी वस्तु को देख पाती, क्योंकि वहां पर उसका अपवर्तन होता है। जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से 49 डिग्री से ज्यादा बन के जाती हैं वो परावर्तित हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो मछली कितना देखती है आप लोगों को पता चल गया, कितना देखती है मछली? 49 डिग्री लेफ्ट और 49 डिग्री, और उसके बाद जो परावर्तन हो जाता है वो जो है दर्पण की भांति कार्य करता है। किसके जैसे कार्य करता है? और वो चमकने लगता है, मछली उसको देख नहीं पाती। इसलिए जब भी मछली पकड़ना है तो कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ोगे?
क्रिस मछली पकड़े हो? यस हाँ, तो कैसे पकड़ोगे बताओ? जाली जाली से जाली से? अरे वो नहीं बोल रहा मैं यार, ठीक है, जाली से तो पकड़ोगे, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज, इस पॉइंट को पी नाम दे दिया मैं, ठीक है, क्या नाम दे दिया? त्रिभुज ओ ए पी या ओ बी पी, जैसा भी लेना चाहो, ठीक है। मैं ले रहा हूँ ओ बी ओ ए पी ले रहा हूँ। समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए पी, समकोण त्रिभुज ओ ए पी। यहाँ पे मैं निकालता हूँ tan थीटा, ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ? tan थीटा। और आप जानते हैं tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 49। और tan थीटा बराबर क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? बताइए। लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो लंब कौन हुआ यहाँ पे? ओ ए लंब हुआ, और ये उसका क्या होगा? आधार होगा। तो थीटा का सामने वाला लंब होता है ना, यस तो ओ ए क्या होगा लंब और आधार क्या होगा? ओ पी। आगे देखिए tan 49, ओ ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या है वो? आर है, और ओ पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एच है। इसको आप एक इक्वेशन दे दीजिए, या ऐसे कीजिए, इसको आर का वैल्यू निकालिए, पहले उसका हम रेडियस निकालेंगे ना, त्रिज्या, ये भाग में इधर गया तो गुणा एच tan 49, इक्वेशन नंबर 5। बोले किसी कोई दिक्कत? समझना, समझ में आया? आज बात सिखा के आई है? नहीं आई? चलो ठीक। आगे देखिए, आगे हम जानते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, आप जानते हो साइन आईसी बराबर 1/μ होता है। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से साइन आईसी बराबर क्या होता है? 1/μ होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कौन सा एंगल होगा ये? ठीक है, ये 49 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रांतिक कोण बोल सकते हैं। क्रांतिक कोण क्यों बोलेंगे बताइए? क्योंकि आपतित किरण, अगर बताइए आपतित किरण के मान को इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन जो है क्या हो जाए? 90 अंश के बराबर हो जाए, पूर्ण आंतरिक सॉरी वो क्या है? क्रांतिक कोण है। तो 49 है तो क्रांतिक कोण है कि नहीं हो? ठीक है, आएगी नहीं समझ में? तो यहाँ पे इसको हम tan IC लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे साइन और थीटा की जगह IC, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं? कॉस IC। tan IC इक्वल्स टू साइन IC, और ये cos IC को क्या मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर IC लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ ना। cos थीटा को हम जो है, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है, रूट में ना, वो हम लिख सकते हैं। आगे देखिए tan IC इक्वल्स टू साइन IC का वैल्यू देखिए, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या दिया है? 1/μ। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 1 माइनस 1/μ, और ये स्क्वायर, समझे? इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझे कि नहीं? ये इंक लेकर आना बेटा मार्केट से, ठीक है। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे ये म्यू का एलसीएम होगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एलसीएम होगा कि नहीं? तो tan IC इक्वल्स टू tan IC इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा? ये जो म्यू है इसका एलसीएम होगा, तो ये क्या होगा? इसके साथ गुणा होगा, तो फिर म्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे म्यू स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पे म्यू स्क्वायर -1, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू स्क्वायर है ये रूट में है, तो बाहर निकलेगा 1/μ करके बाहर चल देगा, तो म्यू और म्यू क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1/, ये बचेगा आपका म्यू स्क्वायर -1, ठीक है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? हाँ? अरे नहीं समझे तमन्ना? चले, यहाँ पे देखो म्यू स्क्वायर है, तो ये देखिए, ये 1 माइनस 1/, ये म्यू स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे इसका क्रॉस एलसीएम लोगे तो म्यू स्क्वायर होगा कि नहीं? और ये भी रूट में है, और जो रूट में है उसका पेयर है, बाहर चल देगा 1/μ करके, तो कटेगा कि नहीं हो? अरे ये म्यू अंदर में है, ये स्क्वायर में, तो इधर गया तो बाहर में होगा कि नहीं? ऐसे बटा करके, और ये उसके साथ कैंसिल नहीं होगा? फिर थोड़ा सा समझा करो, श्वेता समझी कि नहीं? आगे देखिए,
इस वैल्यू को हम पुट अप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कर सकते हैं कि नहीं। IC का वैल्यू यहाँ पे तो देखिए समीकरण एक से हम देखते हैं क्या है ये RH और 10 IC का वैल्यू क्या है 1/H और ये होगा आपका 10 IC का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 1/रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, म्यू स्क्वायर माइनस। देखिए ये क्या है उसका रेडियस निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है उसका रेडियस निकल गया है, आ रहा है समझ में। ये क्या है इसका शौर्य रेडियस। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब मछली दृष्टि का क्षेत्रफल, मतलब मछली कितना देख सकती है। तो हमने कहा मछली क्या देख सकती है, इतना ही एरिया देख सकती है, इससे ज्यादा नहीं देख सकती और परावर्तन हो जाएगा, मतलब इतना ही एरिया क्या कर सकता है वो देख सकता है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखेगा वो चमकेगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी रहेगा तो उसे मछली देख पाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए तो कौन की तरह दिखाई दे रहा है, शंकु की तरह। और शंकु का क्षेत्रफल मतलब शंकु की यहाँ पर उसका बेस का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो a बराबर πr² और यहाँ पर a का a, पाई का पाई रखिए, 22/7 मत लिख देना। और यहाँ पे रेडियस r², r का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, समझे कि नहीं। ये क्या है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आया कि नहीं समझ में। देखिए यहाँ पे a का a लिख दिए हम, पाई का पाई लिख दिए और r का वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है, h² बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसके लिए तो लगेगा, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मछली का दृष्टि, मछली इतना ही एरिया देख पाती है, ठीक है, ओके, इजी है कि नहीं, कुछ पूछना है कहीं पे, ठीक, नोट करो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हम देख रहे हैं उपयोग, क्या देख रहे हैं उपयोग, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग, ठीक है। अभी हमने उसके उदाहरण देखे, अब इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है एक डिवाइस बनाने के लिए। ऐसा डिवाइस जिसे क्या कहते हैं बताइए, प्रकाश तंतु। क्या कहा जाता है, प्रकाश तंतु। सुने हो नाम उनका, ऑप्टिक फाइबर। हाँ, ऑप्टिक फाइबर जो बड़े बड़े क्या करते हैं, या समुद्रों में बिछाए जाते हैं आपकी सिग्नल्स के लिए, मोबाइल सिग्नल नेटवर्क के लिए, या बहुत सारे ऐसे चीजों के लिए जो है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा भी गया था, कई बार आया है ये परीक्षा में कि प्रकाशिक तंतु क्या है, ठीक है, प्रकाशिक तंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बोलना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत क्या है इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है कोई पूछेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु क्या है, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस है, प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जहां पर प्रकाश सिग्नलों को, श्रव्य या दृश्य भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश सिग्नलों को टेढ़े मेढ़े रास्ते से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। याद रहेगा डेफिनेशन। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। परिभाषा क्या है, तो प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है, कैसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से गुजारा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। ये दोहरे लेयर का बना हुआ होता है, याद रखेंगे। कितने लेयर का बना होता है ये, दोहरे लेयर का, ठीक है, डबल लेयर होता है इसमें, ठीक है। इसका जो अंदर का जो लेयर होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है अंदर वाले लेयर का, उसका अपवर्तनांक होता है 1.7। बाहरी का जो लेयर होता है, जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, आप लोग देख सकते हैं। आपके बुक में क्या लिखा है, कितना लिखा है बताइए,
तो सही कौन सी बुक? नहीं, आप ये सब राइट है, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा नहीं मतलब 1.5 से अब उस 2 मत कर देना, ठीक है। ठीक है जी, ये बाहरी का जो अपूर्णांक, हाँ क्या बोले किरण, यही लिखा है नहीं, उसमें बोल रहा हूँ आप उस बुक में, ठीक है। ठीक है जी, ये है आपका बाहरी वाला एक्सटर्नल वाला, और ये है आपका आंतरिक सतह वाला इंटरनल वाला, ठीक है। तो जब प्रकाश सिग्नल, ये प्रकाश सिग्नल है, ठीक है, जब प्रकाश सिग्नल को गुजारा जाता है तो देखिए यहाँ पर जब प्रकाश सिग्नल आएंगी तो ये इसका जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन है। जैसे सघन और विरल माध्यम क्या है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है भाई वो सघन माध्यम है, और जिसका अपवर्तनांक कम है वो विरल माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सघन माध्यम है, तो कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पर अभिलंब खींच दिए, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। फिर अभिलंब खींचेंगे, फिर यहाँ पे परावर्तित हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा, फिर यहाँ पे परावर्तित, फिर अभिलंब खींचे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से क्या होगा, ये परावर्तित होते रहेगा। आ रहा है समझ में, समझ में आया। और फिर प्रकाश सिग्नल इस तरीके से बाहर चल देगा, ठीक है। यहाँ पे एक और अभिलंब खिंचाएगा, फिर बाहर चल देगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं। ये है आपका प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि, कैसे कार्य करता है जब प्रकाश सिग्नल को भेजा जाता है। ये इसका उपयोग बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कभी खाना खाते खाते सिक्का खा डाले, ठीक है, बच्चे लोग खा डालते हैं ना गलती से, तो डॉक्टर उसको सिक्का कहाँ पर है करके आपको ऑपरेशन कर पूरा पेट को थोड़ी फाड़ेगा, वो एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करता है कि कहाँ पर है सिक्का। फिर एक सिग्नल भेजते हैं, एक नली, फिर वहां पे देखा जाता है, एक मॉनिटर लगा होता है और एक लाइट भेजा जाता है अंदर में, मुंह के अंदर में एक लाइट भेजते हैं और मॉनिटर वो दिखता है, वो पता लगाता है कि कहाँ पर है वो, और जहां पर फिर रहता है उसको लोकेट कर लेता है। फिर डॉक्टर उसी जगह को जो है काटता है। या बॉडी में कहीं पर स्टोन हो गया, लेजर से ऑपरेशन करते हैं, कई तरीके से ऑपरेशन करते हैं, तो पूरा स्टमक को फाड़ देते हैं क्या डॉक्टर, क्यों जी। आप लोग भी डॉक्टर बनोगे तो पूरा वैसे ही पेट में तो घुसे लेना का चीर देगा वो मेरे निकल, ऐसे करोगे क्या कैसे जी, बोलो बोलिए, ऐसे करोगे क्या, नहीं ना, बोले किट्टू। तो इसके 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 कार्य देखिए, ये प्रकाशिक तंतु ये क्या है, प्रकार के डिवाइस है, युक्ति है ना, ठीक है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बना हुआ एक यंत्र है ये, ठीक है। इस यंत्र का क्या क्या काम किया जा सकता है, तो इस यंत्र का चिकित्सा के क्षेत्र में संप्रेषण के लिए आप जानते हैं बहुत सारे फाइबर जो समुद्र में बिछाए। अच्छा, ये नेटवर्क या सिग्नल कैसे आते हैं, आप इंटरनेट कैसे चलाते हो, टावर, मोबाइल में डेटा रिचार्ज करवाते हो, फिर उसके बाद रात भर जो ऑनलाइन रहो, फिर चैटिंग करते रहो, यही क्यों जी, क्यों तब, अच्छा क्यों आदर्श, चलो तमन्ना को बोलेंगे, नया नया फोन लिया वो तो, अच्छा सौर्या को बोले, अच्छा हाँ कहा, बोलो। आपको आप कभी नोटिस किए हैं कि आपको सिग्नल कैसे मिल रहा है, कि आपका मोबाइल का इंटरनेट कैसे चल रहा है, भूमिका कभी नोटिस किए, अरे कोई कोई विद्यार्थी, निक्की आप बताइए, आप तो जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे, नहीं, अरे तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ, इसका उपयोग क्या क्या है। तो ये संप्रेषण के लिए, संप्रेषण मतलब होता है प्रकाशिक सिग्नल के संप्रेषण के लिए, इसका उपयोग हम विद्युत सिग्नल के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, महीन प्लास्टिक तंतुओं से बने सजावटी लैंप में किया जाता है, जो सजावटी लैंप होते हैं ना प्लास्टिक के, उसका उपयोग के लिए किया जाता है। चिकित्सा के उद्देश्य से किया जाता है, शरीर के अंदर लेजर किरणों को ले जाने के लिए प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है, मैंने आपको बताया ना, ठीक है। तो ये है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रकाशिक तंतु, एक डिवाइस, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज के लिए बस इतना ही हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और कल हम जो है गोलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उस पर हम आपको लेंस पढ़ाएंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उत्तल और अवतल दर्पण क्या मैंने पढ़ाया है, कोई डाउट तो नहीं, डाउट है तो एक बार वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर ओके।